हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dx बटे p इज इक्वल्स टू dy बटे q इज इक्वल्स टू dz बटे r। यानी आज हम इस रूप के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इस टॉपिक से एक न एक सवाल आता ही है। और इस टॉपिक को, ठीक है, इन सवालों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने भी इसके मेथड्स हैं वो सब आज के ही इस वीडियो में अपन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तो आप सभी देख पा रहे हैं कि इसी रूप में सारे समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो चलिए मैं दोनों तरीकों को आपको बतलाऊंगा। ठीक है, इनमें से कुछ सवालों में पहला तरीका ज्यादा अच्छा है, कुछ सवालों में दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, जैसे पहला सवाल क्या लिखा है, बहुत सरल सा सवाल है, dx बटे एक्स dy बटे वाई dz बटे जेड। ठीक है, देखिए जब अपने को बहुत ही सरल रूप में सवाल दिया हो, इतना सरल दिया हो कि हम बारी बारी से, देखो यहाँ पे टोटल 3 रेशियो दिख रहे हैं, एक रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो। तो बारी बारी से किन्हीं दो रेशियो को, अर्थात किन्हीं दो अनुपातों को ले करके अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं प्रथम और द्वितीय अनुपात को अगर लेके चलूं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रथम व द्वितीय अनुपात से, यानी टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो। तो क्या होगा बताओ, dx बाई एक्स dy बाई वाई। तुरंत समाकलन कर दो। ठीक है, तो समाकलन करने से आपको क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स का log x, 1 बाई वाई का क्या मिलेगा, log y, और कांस्टेंट ले लो log c1। ठीक है, c1 क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक बार और ऐसे ही किन्हीं दो अलग रेशियोज को लेने, उनको सॉल्व करना है, तो वहां कांस्टेंट को नाम दे देंगे c2। ठीक है, तो चलिए आप सभी को पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये log x इक्वल log y(c1) हो जाएगा। log log हटेगा तो x इक्वल y(c1). कहीं पर भी कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप x बाई वाई इक्वल c1 करके लिख सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन आपको ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब आप टेकिंग अनदर टू रेशियोज, अब आप चाहो, देखो पहला और दूसरा लिए है ना, चाहो तो आप दूसरा तीसरा ले लो, चाहो तो पहला तीसरा ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा और तीसरा रेशियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो, अर्थात द्वितीय एवं तृतीय अनुपात से। तो क्या मिलेगा, dy बटे वाई बराबर dz बटे जेड। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पाएंगे दोस्तों, log y इक्वल log z। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट मिलेगा log c2। तो y इक्वल हो गया zc2। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर c2 का मान निकाल सकते हैं y बटे जेड। ठीक है, या y बटे जेड इक्वल c2, जो भी आप कहें। ठीक है, तो बस ये दोनों मिलकर के इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अभिष्ट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखो आप ऐसे भी चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख दो। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो ये x इक्वल y(c1) और y इक्वल z(c2). ठीक है, ऐसे कॉमा करके लिख दिए, तो ये आपका अभिष्ट सॉल्यूशन हो गया। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, x बटे वाई इक्वल c1 कॉमा y बटे z इक्वल c2। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। एक और तरीका लिखने का, देखो फाई करके अपन लिखते हैं, फाई c1 का मान कितना है, x बटे वाई कॉमा c2 का मान कितना है, y बटे z। इस तरीके से ऐसे भी अपन एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, जहां फाई कोई फंक्शन है। ठीक है, तो फाई फंक्शन ऑफ, ये कौन है, x बटे वाई कौन है, ये पहले कांस्टेंट की वैल्यू है, पहला है c1, कौन है, x बटे वाई, उसको लिखते हैं, फिर ये y बटे z उसको लिखते हैं। तो इस रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने आपको सभी संभव रूप बताया, ताकि क्या है, जब आप प्रश्न बनाओगे आप कहेंगे सर हमने तो इस रूप में लाया प्रश्न, इसमें तो ऐसे दिया है, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसलिए हर चीज को आप अच्छे से समझ ले रहा हो कि इस रूप में अपन इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अनेक जगह इसको ऐसे भी व्यक्त करते हैं कि जैसे भाई यहाँ पे फाइव एक्स बटे वाई वाई बटे जेड इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो ऐसे भी लिखते हैं। एक और तरीका लिखने का कि
आप किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू को लिख करके उसको दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू के रूप में आप फंक्शन के रूप में उसको दिखा दीजिए। इस रूप में भी अपन इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये देख लो। तो ये सभी संभव तरीके हैं हल को व्यक्त करने के, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। यानी कि एक कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है उसको दूसरे के फंक्शन के रूप में आप दिखाओ, या उसको उसके फंक्शन के रूप में दिखाओ, या दोनों के फंक्शन के रूप में इस तरीके से आप एक्सप्रेस करो, या इस रूप में लिख दो या इस रूप में लिख दो, चलता है, ठीक है। तो ये सभी संभव रूप हैं। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही आप दूसरा सवाल देख लो, बहुत इजी है, बहुत सरल है। उसमें भी आप वही काम कर सकते हो, पहले किन्हीं दो रेशियोज को ले लो, फिर किन्हीं अन्य दो रेशियोज को ले लो, फिर सॉल्व कर लो। चलिए पहले मैं पहले और दूसरे को लूंगा तो क्या मिलेगा बताइए। पहले और दूसरे को लूंगा तो क्या होगा बताओ। तो dx बटे वाई जेड, यहाँ पे सब लिखना है आपको, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, अर्थात प्रथम दो अनुपातों को लेने पर। ये सब थ्योरी वगैरह आपको, जो बीच बीच में थ्योरी है वो सब आपको लिखना है दोस्तों। तो देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे dy बटे क्या है, जेड एक्स, तो यहाँ पे दोनों ओर से जेड जेड कटेगा, तो dx बटे वाई dy बटे एक्स। चर पृथक्करण करो, यानी कि सेम वेरिएबल वाले को एक तरफ करो तो y उधर भागेगा, x को इधर भेजो, x dx बराबर y dy। समाकलन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। चलिए पहले मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, तो उससे क्या है थोड़ा सा सरल पड़ता है। अब आप समाकलन कर दो, तो x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2। मैंने दोनों पक्षों में 2 का गुणा इसलिए किया था कि वो बटे 2 का चकल्लस खत्म हो जाए। तो जब आप x का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, तो बटे 2 बटे 2 बटेगा एक्स स्क्वायर, उधर समाकलन करेंगे वाई स्क्वायर, पलटा दो इधर। अच्छा समाकलन कर रहे हैं अपन तो कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। क्यों, उधर समाकलन होगा वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 ये 2 कटेगा, वाई स्क्वायर पलटेगा, ठीक है। और समाकलन करते तो उधर कांस्टेंट ये सी वन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। वैसे आप जब इसको बनाएंगे तो सिस्टमेटिकली आपको अच्छे से डिटेल में बनाना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स बहुत सरल है दोस्तों, कठिनाई कहीं भी नहीं है। आप इसको आप समाकलन करेंगे तो क्या कठिनाई है बताओ। तो सरल चीजों को तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको वहां पे मेन उद्देश्य क्या रहेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा समाकलन करें तो कांस्टेंट c1, यस। दोस्तों एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कांस्टेंट आप इसी साइड जोड़ें, आप उस साइड भी जोड़ सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सर कांस्टेंट हमेशा इस साइड जोड़ते हैं क्या, लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अपने सुविधा अपने सहूलियत के हिसाब से रहता है वो। चलिए तो ये हो गया। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, दूसरा तीसरा ले लेते हैं। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियोज, यहाँ पे आप देखो एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। एक्स इन दोनों को लोगे आगे तो है ना भाई, सेकंड एंड थर्ड रेशियो आप ले रहे हो, तो डी वाई बटे जेड एक्स, डी जेड बटे एक्स वाई, एक्स एक्स कटेगा, वाई इधर जाएगा, जेड इधर जाएगा, समाकलन करोगे ये इतना आएगा, देख लेना इतना ही आएगा, जैसे ये आया वैसे ही आएगा। तो दोनों को आप लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी वन, कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना बराबर सी टू। ये आपका अभिष्ट हल है। चाहो तो आप इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हो, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये सी वन का वैल्यू आया, फिर कॉमा करके वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। इस रूप में भी आप इस हल को एक्सप्रेस कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। और इस टाइप के सवाल परीक्षा में आते हैं, बहुत ही कम मेहनत में ये सवाल बन जाते हैं, 5 नंबर पक्का हो जाता है। तो इस टाइप के सभी सवालों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो शुरू के 2 सवाल हमने देखे, जिसमें अपने को नियम क्या कहता है कि पहले 2 रेशियोज को लो उनको सॉल्व करो, फिर अनदर 2 रेशियोज को लो उनको सॉल्व करो, और फिर दोनों को कंबाइन करके आपको ऐसे लिखना है। तो अभिष्ट हल हो गया। अब चलिए तीसरे सवाल से आपको थोड़ा सा अलग तरीका आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि उसमें एकदम गुत्थियां है। देखो x के साथ वाई जेड दिख रहा है, y के साथ जेड एक्स दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें सोचे कि सर इसमें आप ऐसे ही 2 रेशियोज को लेकर के बनाते हैं तो ये नहीं बनेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। तो कौन सा तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए तीसरा सवाल देखो, बहुत इजी है। तरीका आप लोग सीख जाइए, फिर सारे सवाल आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे लिखा है dx और यहाँ पे लिखा है y इंटू वाई माइनस जेड, फिर dy y इंटू जेड माइनस एक्स, डी जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। देखो गौर करो, यहाँ पे देखो जब आप अंदर गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। ये वाई जेड माइनस में वाई जेड एक्स वाई, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखो पैटर्न में देखो, जेड है तो एक्स वाई है, वाई है तो जेड एक्स है, वाई जेड है तो यहाँ एक्स होना चाहिए ना। ये लिखने में मेरे से गलती हुआ है दोस्तों, ये ऐसे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको गलती पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरीके के ये पैटर्न में लिखे हैं वैसे तो होगा ना। जेड एक्स है तो बाहर में वाई है, एक्स है तो बाहर जेड है, वाई जेड है तो बाहर एक्स होना चाहिए, इस तरीके से। अब सुनो, अब सोचो अगर मैं एक्स को इधर अंदर यहाँ गुणा करूँ, वाई को अंदर गुणा करूँ, जेड को अंदर गुणा करूँ, तो सोचो क्या मिलेगा, एक्स वाई। और यहाँ वाई को गुणा करने से यहाँ गुणा होगा तो माइनस एक्स वाई। सोचो एक्स वाई, यहाँ माइनस एक्स वाई मिलता है। यहाँ गुणा करो एक्स जेड, माइनस में एक्स जेड, यहाँ प्लस में एक्स जेड। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि सर आप गुणा करते जाइए, और अगर सब को अपन जोड़ दें तो सब कट पिट के जीरो हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। परंतु आप कहेंगे ऐसे कैसे जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए कुछ मल्टीप्लायर्स चाहिए अपने को, जिसको अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हम इन टर्म्स को जोड़ेंगे। याद रखिएगा, एक सूत्र आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है आपको, जैसे मान लो लिखा है आपके पास ए बटे, है ना भाई, ए बटे आपके पास लिखा है, चलो ए वन बटे ए टू ऐसे करता हूँ, ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू, ठीक है, बी वन बटे बी टू, सी वन बटे सी टू, इस तरीके से अपने पास लिखा है। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी सहूलियत के अनुसार जो चाहो आप यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा भाग जो करना है करो, माइनस प्लस, और सबको जोड़ दो। और तो जोड़ने पर जो नया चीज मिलेगा ना दोस्तों, वो हमेशा इन सभी चीजों के बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को जरूरत महसूस हो रही है यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा करने की, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a1 हो जाएगा। चलो 2a1 हो गया। मेरे को जरूरत महसूस हो रही है मान लो यहाँ पे 3 का गुणा करके माइनस करने की, अर्थात -3 का गुणा करने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3b1 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो मेरे को जरूरत महसूस हो रही है इसमें कुछ गुणा भाग न करने की, यानी जस का तस, या यूं सोचिए कि 1 का गुणा करने की, तो ये 1 का गुणा मतलब c1 इंटू 1 यानी c1। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो जो काम आप ऊपर किए वही वही काम आप नीचे भी करो। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा करने की सोचे तो गुणा के ऊपर थोड़ी करते हैं, नीचे भी करते हैं। तो 2 का गुणा ऊपर किए तो 2 का गुणा नीचे भी किया, तो हो जाएगा 2a2। यहाँ 3 का गुणा ऊपर कियो नीचे भी कियो, मतलब -3 का गुणा, तो ऊपर कियो तो नीचे भी कियो, तो -3b1, तो सॉरी 3b2 हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ गुणा भाग नहीं किए तो 1 का किए तो 1 यानी कि c2 हो गया। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इस टाइप का कुछ काम करते हैं कि जो जो काम आप ऊपर कर रहे हैं वही वही काम आप नीचे करो, जैसा पैटर्न ऊपर बना रहे हो वैसे ही पैटर्न नीचे बनाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके से फिर अब इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना दोस्तों, यानी इतना बटा इतना जो आएगा ना, वो निश्चित तौर पर इनके बराबर रहेगा, यानी ये चारों आपस में बराबर हुए। इस चीज को आप याद रखिएगा। चाहे आप इन तीनों अनुपातों में कुछ भी करो, गुणा करो भाग करो, लेकिन याद रखना जैसा जैसा काम आप ऊपर ऊपर के लिए कर रहे हो उसके अपॉन में वैसा वैसा काम उन्हीं तीन, मतलब तीनों अनुपातों में नीचे नीचे वाली संख्याओं के लिए आपको वैसा ही वैसा काम करते जाना है। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा किया 2a1, तो यहाँ 2a2 दिख रहा है, वहां -3b1 दिख रहा है तो -3b2 दिख रहा है, वहां c1 दिख रहा है तो c2 दिख रहा है। इस तरीके से फिर जो नया अनुपात तैयार होगा ना वो इन सबके बराबर रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम यहाँ पे उस चीज को कैसे अप्लाई करें, तो वो आपको बताएगा, ये नीचे वाली जो चीजें लिखी है ना वो बताएगा। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो ये एक्स वाई है, यहाँ -xy साफ साफ मिल रहा है, मतलब अगर मैं उनको सीधा सीधा भी जोड़ दूं ना तो भी मेरा काम बन रहा है। तो यहाँ पे अपन इसलिए अपन यूं कहेंगे कि गुणक लिखा है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, कि भाई आप
जैसे यहाँ पे सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने इसमें किसका गुणा किया, ऊपर नीचे 2 का, तो 2 कॉमा, यहाँ पे किसका ऊपर नीचे गुणा किया, तो -3 का, यहाँ पे किसका ऊपर नीचे गुणा किया, तो 1 का। तो इनको बोलते हैं अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, कि आप उन अनुपातों में किसका गुणा उड़ा करके या भाग करके जो भी है जोड़ रहे हैं, तो वो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स कहलाता है। और ये हम अपनी सहूलियत अनुसार जो चाहे वो ले सकते हैं, सवाल को सरल रूप में बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो इच्छा वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ कोई कठिन से मल्टीप्लायर से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ ले रहा हूँ 1 1 1, क्योंकि मुझे चुपचाप इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि इन तीनों को जोड़ूंगा तो नीचे सब कुछ कट पिट जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो गुणा क्रिया यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 1 1, चुनने पर या लेने पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, चलो अगर आप गुणक का ये ले रहे हो ना, तो ये जो समीकरण आपको दिया है, ठीक है, इस समीकरण का प्रत्येक भिन्न, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, प्रत्येक भिन्न मतलब ये पूरा इज इक्वल्स टू ये जो आपको दिया है ना प्रश्न में, उसको तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो या आप ऐसे लिख सकते हो, इतना ना लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो, समीकरण 1 का प्रत्येक भिन्न, समीकरण 1 का प्रत्येक भिन्न इज इक्वल टू, अब वो काम जो आप यहाँ करने जा रहे हैं, गुणक निकाय क्या लिया अपन 1 1 1, तो गुणक निकाय 1 1 1 चुनने का मतलब क्या है, इसको आप लिखेंगे टेकिंग 1 1 1 एज सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो ये 1 1 चुनने का मतलब क्या है, 1 1 1 चुनने का मतलब ये है कि यहाँ आप ऊपर नीचे 1 का गुणा करो, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1 dx यानी कि dx, यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हो, अच्छा 1 1 1 का मल्टीप्लायर्स का अपन ये कलेक्शन ले रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या काम हुआ है, जब अपन 2 -3 1 ये सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स थे, तो हमें आप क्या काम किए, वो 2 का इधर ऊपर नीचे गुणा, -3 का ऊपर नीचे गुणा, 1 का इधर ऊपर नीचे गुणा, फिर सबको जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी -3 ले रखा है। तो वैसे ही अगर आप 1 1 1 ले रहे हो, मतलब सबों को इधर 1 का गुणा, इधर 1 का गुणा, इधर 1 का गुणा, ठीक है, 1 का ऊपर नीचे गुणा, 1 का ऊपर नीचे गुणा, 1 का ऊपर नीचे गुणा, फिर 60 से ऊपर जोड़ दे रहे हो, तो dx dy dz हो जाएगा, नीचे भी जुड़ जाएगा, ये ऐसा। अब ऐसा होने से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। देखो ये पूरा जस का तस आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। उधर देखो क्या हो गया, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन, अब देखो इसको xy माइनस xz, yz माइनस xy, तो xy कटेगा, ठीक है, इधर zx माइनस yz, तो yz कटेगा, zx इस xz से कट जाएगा, मतलब सब कुछ कट पिट जाएगा। आप देख लो, यकीन नहीं है तो आप देख लो इधर, ये देखो xy माइनस xz, yz माइनस xy, xz माइनस yz, ये xy से ये xy कटा, xz से xz कटा, yz से yz कटा, 0 बचेगा। और इधर कौन लिखा है, ये तीनों अनुपात इधर लिखा है। अब सुनो और सोचो जरा कि अगर मैं 0 को तिरक गुणा करूं, किसी भी एक अनुपात को सोचो और 0 को मैं तिरक गुणा कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0, सीधी सी बात है 0। अब यहाँ पे 3 अनुपात लिखे, आप किसी भी एक को ले लो, मान लो इसको ले रहे हो, मान लो इसको ये देख रहे हो, को ले रहे हो, और 0 इधर ला रहे हो, तो इस पूरे के साथ गुणा होकर 0 0 हो जाएगा, यानी कि dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0 मिलेगा। आप समाकलन करोगे तो क्या होगा, समाकलन करोगे तो 1 का x इधर y इधर z बराबर कांस्टेंट लेंगे c1, ठीक है दोस्तों। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर c1, ये पहला सॉल्यूशन आपको मिला है दोस्तों, पहला सॉल्यूशन मिला है। ऐसे ही आपको दूसरा सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, मतलब दूसरा सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो तो क्या यहाँ पे कोई अनदर आप सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेकर के बना सकते हो क्या, चेक कर लो भला, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, कोई अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेकर के अपन इसको बना सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। सोचो जरा, अगर इधर x होता ही नहीं तो क्या होता, सोचो जरा इधर y होता ही नहीं तो क्या होता, सोचो जरा इधर z अगर होता ही नहीं तो क्या होता, तो यहाँ पे y माइनस जेड होता, यहाँ पे z माइनस एक्स होता और यहाँ पे x माइनस वाई होता, यानी फिर से वो जोड़ने पर कट जाती। यानी कि यहाँ पे अब मैं x को हटाना चाहता हूँ, यहाँ से y को हटाना चाहता हूँ, यहाँ से z को हटाना चाहता हूँ, परंतु हटाऊं कैसे। सोचो यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे x का भाग दे दूं तो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे y का भाग दे दूं तो यहाँ से y हट जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे मैं z का भाग दे दूं तो यहाँ से z हट जाएगा, ठीक है। तो बताइए सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या लिया जा रहा है, अब टेकिंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, तो क्या होगा बताओ,
तो इच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 यानी कि ये पूरा चीज आपको यहाँ लिखना है, दिस इक्वल दिस यानी डी एक्स बटे एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है ना भाई, इज इक्वल्स टू डी वाई वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड जेड एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x 1/y 1/z, यानी कि इसका आपको यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना है, किसका 1/x का, तो यहाँ x x कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा बताओ 1/x dy 1/x dx 1/y dy 1/z dz, और नीचे में बताओ क्या आएगा, x x कटेगा तो क्या बचेगा y माइनस जेड, y y कटेगा तो क्या बचेगा z माइनस एक्स, z z कटेगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई। देख लो दोस्तों ये वाला आपको ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब देखो y y कट गया, x x कटेगा, z z कटेगा, सब कट के जीरो हो जाएगा, उस जीरो को आप इधर तिरिया गुणा कर लोगे, ठीक है, किसी भी रेशियो को आप सोच के देखो, मान लो आप इसको इतना इक्वल इतना ले रहे हो और यहाँ पे अपॉन में जीरो मिला हुआ है, जीरो इंटू इतना मतलब खत्म, तो क्या होगा बताओ 1/x dx, और क्या होगा बताओ 1/y dy 1/z dz बराबर जीरो। इंटीग्रेट कर दो क्या होगा 1/x का log x 1/y का log y 1/z का log z, और यहाँ पे कांस्टेंट ले लो दोस्तों log c2 ले लो, क्योंकि log 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 के रूप में मिला ना तो log वाला कांस्टेंट ले लेते हैं, तो log m प्लस log n प्लस log p n होता है, mnp होता है आपको पता होगा, यहाँ पे log x प्लस log y प्लस log z log x y z बराबर log c2, log log हटेगा तो x y z बराबर हो जाएगा c2, हो गया, बस आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों को साथ में कंबाइन करके लिख दो। अतः दिए हुए अवकल समीकरण का विस्टल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर c1 क्वामा एक्स वाई जेड बराबर c2, चाहो तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो 5x प्लस वाई प्लस जेड क्वामा एक्स वाई जेड बराबर 0। दोस्तों इस तरीके से भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो दोनों तरीकों से हमने समझा। पहला तरीका क्या है कि बारी बारी से आपको कोई दो रेशियोज को लेने, जैसे पहले आप पहला दूसरा ले लिए, तो फिर आप दूसरे बार में आप पहला तीसरा या दूसरा तीसरा ले लो, फिर आपको दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे, दोनों को कंबाइन करके लिख लो। फिर दूसरे तरीके में हमने देखा कि अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स की मदद से कैसे बना सकते हैं। चलिए एक सवाल और लिखा है, मैं आपको उसको भी बतला देता हूँ, ठीक है, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स की मदद से कैसे बनाएंगे। बहुत ही सरल है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजी है। देखिए अब आपको चौथे सवाल में क्या दिया दोस्तों, चौथे सवाल में हमको दिया है डी एक्स बटे एक्स वाई माइनस जेड डी वाई वाई जेड माइनस एक्स, सॉरी ये तो तीसरा है, सॉरी। तो चौथे सवाल में क्या दिया दोस्तों, देखो डी एक्स एम जेड माइनस एन वाई डी वाई एन एक्स माइनस एल जेड, सॉरी, बराबर डी जेड बटे एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जेड है ना। देखो यहां पे अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्या लिखा है एम जेड है ना भाई, एम और कहाँ है बताओ, एम और कहाँ है, यहाँ पे एम, परंतु यहाँ m के साथ z है, यहाँ m के साथ x है। सोचो अगर यहाँ पे मैं x का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो mz के साथ x आ जाएगा, तो mzx हो जाएगा, और यहाँ ऊपर नीचे में z का गुणा कर दूं तो यहाँ पे mx है, तो z का ऊपर नीचे गुणा करने से mzx यहाँ पे भी हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा। कितना जबरदस्त यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। अच्छा यहाँ ऊपर नीचे में क्या गुणा करने की सोच रहा हूँ, x से गुणा करने की सोच रहा हूँ, यहाँ होगा तो यहाँ भी तो होगा, जब यहाँ पे x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा एन वाई, तो पहले से x का गुणा करने से हो जाएगा एन एक्स वाई। यहाँ पे देखो ये एन एक्स लिखा है, यहाँ y नहीं है, अगर ऊपर नीचे में y का गुणा करूँ तो ये भी एन एक्स वाई हो जाएगा, फिर जोड़ने से कट जाएगा, ये भी मेरे लिए बढ़िया बात हो गई। अच्छा यहाँ ऊपर नीचे में क्या गुणा करने की सोच रहा हूँ, y का गुणा करने की सोच रहा हूँ, यहाँ होगा तो यहाँ भी तो y का गुणा होगा, तो y का गुणा करने से क्या हो जाएगा, एल जेड तो पहले से दिख रहा है, y का गुणा करने से एल वाई जेड हो जाएगा,
यहाँ ऊपर नीचे अपन जेड का गुणा करने की सोच रहे थे, तो एल वाई पहले से लिखा है, जेड का गुणा करने से एल वाई जेड हो जाएगा, ये एल वाई जेड में कट जाएगा। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में क्या लेना चाहिए सर अपने को, तो टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो चलिए लीजिए, तो क्या होगा इच रेशियो मतलब इनकी बात हो रही है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखो एवरी या इच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1। जैसे मैंने पिछले सवाल में इसको 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 पूरा डिटेल में लिखा था ना, तो आप ऐसा डिटेल में पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 यानी कि आप लिखो समीकरण 1 का प्रत्येक अनुपात। ठीक है, आप इसे लिखो समीकरण 1 का प्रत्येक अनुपात इज इक्वल्स टू कितना। अब वो कितना क्या है, तो मल्टीप्लायर्स का मैं यहाँ पे अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्स का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, इधर हो जाएगा वाई डी वाई। ठीक है, और फिर होगा जेड डी जेड, और नीचे क्या होगा बताओ, ये सब के सब गुणा हो करके, मतलब पहले गुणा होगा एक्स यहाँ पे, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ एक्स गुणा होगा तो क्या होगा एम एक्स जेड, यहाँ जेड गुणा होगा तो एम एक्स जेड, कट जाएगा। वैसे एन एक्स वाई एन वाई एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस वैसे कट जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से आप देख लो, ये देखो यहाँ एक्स से गुणा कर रहे हैं तो एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, फिर प्लस ये सब नीचे लिखेंगे ना अपन, ये सब नीचे लिखेंगे अपन, तो ये सब लिखोगे आप, फिर ए कहाँ गया एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड, फिर एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड, तो देखो 60 कटेगा तो जीरो बचेगा ऐसे। तो ये आप अच्छे से लिखना सिस्टमेटिक जमा करके, फिर आप जीरो को इधर तिरक गुणा करोगे तो क्या होगा दोस्तों बताओ, जीरो को इधर तिरक गुणा करोगे तो क्या होगा जीरो, खत्म। ठीक है, इच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, कोई भी रेशियो आप ले लो और जीरो को तिरक गुणा करोगे तो करोगे एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड बराबर जीरो। एकदम तुरंत आप इसमें पहले दो का गुणा कर लो दोस्तों, क्या है उससे पता है, समाकलन करने के बाद बटे दो वाले से चकल्लस से मुक्ति, दो से गुणा करोगे तो क्या होगा टू एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई टू जेड डी जेड बराबर जीरो। समाकलन करोगे देखो एक्स स्क्वायर का क्या, सॉरी एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे टू और ये टू कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर C1। ये एक सॉल्यूशन मिला दोस्तों। चलिए और दिमाग लगाइए, और अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या ले सकते हैं, सोचो सोचो जरा सोचो दोस्तों, गौर से देखो यहाँ एम जेड है, ठीक है, और एम जेड है यहाँ पे क्या बताओ एल जेड है। अगर यहाँ पे एल होता तो ये एल एम जेड हो जाता, और यहाँ पे अगर एम होता तो ये भी एम एल जेड हो जाता, तो जोड़ने पर कट जाता। यानी कि मेरे को इशारा मिल रहा है कि ऊपर नीचे एल का गुणा किया जाए, यहाँ ऊपर नीचे एम का गुणा किया जाए। अच्छा, ऊपर नीचे आप यहाँ पे आप एल का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एल एन वाई। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर नीचे अगर एन का गुणा करोगे तो यहाँ पे एल वाई पहले से, और ऊपर नीचे आप एन का गुणा करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे भी एल एन वाई नहीं होगा क्या बताओ, जोड़ने पर नहीं कटेगा क्या बताओ, सीधी सी बात है। अच्छा, एक और बात आप देखो, यहाँ एन एक्स दिख रहा है, यहाँ एम एक्स दिख रहा है, अगर यहाँ ऊपर नीचे एम का गुणा कर दो तो ये एम एन एक्स हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे एन का गुणा करने से ये एम एन एक्स हो जाएगा, जोड़ने से कट जाएगा। कितना सरल हो रहा है दोस्तों, देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि अब आपको ये इशारा मिल रहा है कि टेकिंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स एल एम एन, तो गुणक निकायों के रूप में अगर अपन एल एम एन को चुनते हैं तो अब मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो फिर से वही कहानी होगी, इच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, मतलब कि ये पूरा को आप लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बताओ एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर जीरो, सॉरी बराबर जीरो नहीं बटे में जीरो, क्यों, क्योंकि सब कट पिट के फिर से जीरो हो जाएंगे, आप खुद देख लो, आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, एल का ऊपर नीचे गुणा, एम का ऊपर नीचे गुणा, एन का ऊपर नीचे गुणा, फिर नीचे वाले सबों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, तीरे गुणा करोगे तो आपके पास एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर जीरो मिलेगा, और उसको सॉल्व करोगे तो मतलब इंटीग्रेट करोगे तो एल तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर C2। तो इस तरीके से जब आप दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C1, कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर C2। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
एल एक्स एम वाई, ये इस तरीके से अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन आ गया। कहीं पर भी कोई डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, जरूर बताइएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि परीक्षा में इनमें से प्रश्न आते हैं दोस्तों। अच्छा, अभी अपन ने दोनों तरीकों से सवालों को देखा। पहले अपन रेशियोज लेकर के बनाते हैं, फिर अपन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स वाले तरीके से भी अपन ने देख लिया। परंतु कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनमें कोई निश्चित नियम नहीं होता, यानी कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार से, जैसे पहले मान लो कोई किन्हीं दो रेशियो को आपने लिया, ठीक है, उसके बाद आपने अनदर टू रेशियोज को लिया और वो पता चल रहा है कि वो किसी दूसरे रूप में बदल रहे हैं। हो सकता है आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाए, हो सकता है आपको समघात समीकरण मिल जाए। तो ऐसे आपको कई सारे सवाल किताबों में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे पांचवा सवाल है, थोड़ा सा अलग बना है, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत इजी है। तो पांचवा सवाल थोड़ा अलग है, परंतु बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल, डी एक्स बटे 1, डी वाई बटे 3, डी जेड बटे, क्या दोस्तों, डी जेड बटे 5z प्लस 10 y माइनस 3x। ठीक है, तो चलिए अब आप, चलिए टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज क्या होगा बताइए। टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज अपन ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, तीन गुणा करो तो 3dx बराबर dy। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर लो दोस्तों, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बराबर 3dx। इंटीग्रेट करने से आपको y इक्वल 3x प्लस c1 मिलेगा, तो y माइनस 3x बराबर c1। ठीक है, यहां से एक सॉल्यूशन तो चलो अपने को मिल गया। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। चलिए नाउ टेकिंग, चलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, तो क्या होगा बताओ, dx बटे 1 dz बटे, है ना, dx बटे 1 dz बटे 5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक, चलिए तो क्या होगा दोस्तों, अरे ये तो y माइनस 3x है। अरे y माइनस 3x के लिए c1 अपन ने लाया हुआ है, रख देते हैं, कितना सरल बन गया बताओ। तो dx बटे 1 dz बटे 5z प्लस 10c1, ऐसा। कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिए, मुझे नहीं लगता कि इससे सरल कुछ हो सकता है। बहुत ही इजी है दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब हमको दोनों ओर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो x। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन इतने का होगा log 5z प्लस 10c1, है ना। जैसे 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन इतने का इंटीग्रेशन हुआ log 5z प्लस 10c1। परंतु यहाँ पे दोस्तों z का गुणांक 5 वो बटे में आएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, और अपन कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, c2 डैश बोल देता हूँ। क्यों क्यों बताऊं, क्योंकि 5 से गुणा करोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5x, ये 5, ये वाला 5 को हटाने के लिए, तो 5x, चाहो तो आप नहीं हटाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो log 5z प्लस 10c1, और जो 5c2 डैश हो जाएगा ना उसको आप c2 बोल देना। तो c2 कौन है, 5c2 डैश है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्यूशन मिला हुआ है, और यहाँ पे अपन ने कांस्टेंट लिया है c2। अब आप चाहो तो log को उधर पलटा सकते हो। ठीक है, ये कांस्टेंट को इधर पलटा सकते हो ताकि log इधर आ जाए, तो पूरा उस पक्ष को अपन e की घात में चढ़ा सकते हैं। देखो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, log 5z प्लस 10c1 बराबर 5x माइनस c2 बोल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5z प्लस 10c1, ये log इस पर जाएगा, ये e की घात में लिखाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा e की घात 5x माइनस c2। अब क्या होगा देखो,
5z, एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर ना y माइनस 3x, c1 को ना a नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उधर क्या है, इसका अपन e की घात माइनस c2 को अलग से लिखेंगे ना, उसको अपन b बोल देंगे, तो थोड़ा और अच्छे रूप में अपने को दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक इसको बोल रहे अपन c1 को बोल देते हैं, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 5z प्लस 10, c1 को अपन a बोल रहे हैं, तो ये 10a हो गया, e की घात 5x और e की घात माइनस c2 का अलग से लिख दो और इसको आप नया कांस्टेंट बोल दो, b बोल दो। तो 5z प्लस 10 और a का मान लौटा दो दोस्तों, a कौन है, देखो a मतलब y माइनस 3x और यहाँ से b e की घात 5, इसको अपन b बोल दिए। तो जहां जहां जिसको आप कांस्टेंट का नाम लेते हैं ना, तो अपन बाजू में अपने को बताना चाहिए कि जहां b किसको बोल रहे हैं, तो जहां b इज इक्वल टू e की घात माइनस c2। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया दोस्तों। तो पहला सॉल्यूशन आपका आया y माइनस 3x बराबर a, कॉमा दूसरा सॉल्यूशन 5z प्लस 10 y माइनस 3x बराबर e की घात 5x। तो यही दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अभिष्ट हल हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों यानी कि ये सारे पांचों के पांचों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों। फिर भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। बाकी सवालों को आप बना करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं भी डाउट आता है तो पूछिएगा, परंतु ये इतने सरल हैं कि बहुत आसानी से बन जाते हैं। सभी सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके पहले के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, पहले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।